बांधू दिख 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 कि रोडीज में जाना है, वहाँ विनर बनना है, फिर बिग बॉस में जाना है, वहाँ विनर बनना है। ये बहुत इजी रास्ता है और आराम से हो जाएगा। सिनेमा में मेरी एंट्री हो जाएगी। मुझे तो पहले इसी बात से गुस्सा आ गया कि ग्रेजुएशन भी करके आऊँ, पहले स्कूल से छुटकारा मिला, इस स्कूल में पढ़ने के लिए 3 साल और पढ़ूं, फिर पढ़ूं, फिर यहाँ 1 साल कहीं थिएटर करूं, फिर इनके पास आऊं, फिर मुंबई का मैं बुढ़ापे में जाऊंगा। ये कैसे कर दिया इन्होंने, ये अचंभित कर देने वाली ना। जब पहली आप दफ़ा थिएटर देखते हैं, नाटक देखते हैं, चाहे स्ट्रीट हो चाहे स्टेज हो, तो आप मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। आपको लगता है सिनेमा तो कुछ है ही नहीं। छोटी की और बड़ी की मैं आज तक नहीं कर पाता हूँ, जबकि लिखता हूँ मैं। उसके बावजूद कंफ्यूज रहता हूँ कि ये सही लिखा है छोटी की और बड़ी की। हेलो हाय, वेलकम टू एबीपी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। 1971 में एक इंसिडेंट होता है जहां पर गंगा नाम के विमान को श्रीनगर से जम्मू जाते वक्त 2 कश्मीरी लड़के हाईजैक कर लेते हैं। अब इस इंसिडेंट पर एक फिल्म बनी है, IB71 5th वीक में है अपने वो फिल्म, और बहुत अच्छी कमाई भी कर रही है। और उसी फिल्म के एक्टर, उन 2 कश्मीरी लड़कों में एक की भूमिका निभाने वाले एक्टर फैजान खान हमारे साथ हैं। वेलकम टू एबीपी लाइव फैजान। सबसे पहले तो अपने इस कैरेक्टर के बारे में बताइए, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं अशरफ कुरैशी का। क्या है वो कैरेक्टर और कैसे वो फिल्म आपको मिली? First of all, thank you for the introduction and thank you for having me here. कैरेक्टर मैं शुरुआत करूँगा फिल्म कैसे मिली। मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं विक्की सिडाना, तो उनके एसोसिएट डायरेक्टर हैं अजय जाधव। सो वो मुझे जानते थे। एक दिन 2020 में उनका मैसेज आया ना, अक्टूबर नवंबर के करीब, कि ये स्क्रिप्ट है और आप ऑडिशन बना के भेज दो। अमूमन क्या होता है, कॉल आती है, ब्रीफ होता है, आप पूछते हैं क्या प्रोजेक्ट है, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, अमूमन इस तरह के सवालात होते हैं। लेकिन जो कोरोना का 2 साल जो बहुत क्या कह सकते हैं पीड़ादायक थे, तो उस दौरान से गुजर के मैंने बस मैसेज पढ़ा और छोटा सा ब्रीफ था वो मैंने पढ़ा और मैंने ऑडिशन बना दिया, बिना ये पूछे कि कैरेक्टर कितना बड़ा है, फिल्म कौन डायरेक्ट कर रहा है और क्या है वगैरह वगैरह। तो हर बार की तरह ऑडिशन बनाया और मैं उसे बना के भूल गया। फिर 1 महीने बाद इत्तला मिली कि आप लॉक हो चुके हैं और ये पार्ट है। और जब स्क्रिप्ट हाथ आई तो लगा कि कुछ अच्छा और बड़ा काफ़ी किरदार हाथ आया है जिसे करने में मज़ा आएगा। और किरदार भी कश्मीरी था, तो उसके लिए डायलेक्ट सीखना और कश्मीर जाना वो भी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इस तरीके से फिल्म मिली। और अगर हम बात करें अशफाक कुरैशी की, जो कि अशरफ कुरैशी हैं रियल में, सो सिनेमैटिक लिबर्टी लेके थोड़ा सा करेक्टर चेंज है हम रियलिटी से अगर देखें। लेकिन जो एक्टर होता है उसके लिए जो ऑन पेपर होता है वही एक उसका वर्ल्ड होता है करेक्टर का, तो उसके इर्द गिर्द उसे क्रिएट करना होता है करेक्टर, वही ट्रुथ है अल्टीमेट। तो मेरे लिए वो ट्रुथ था कि वो इनोसेंट है, वो अपने जो छोटा भाई है उस पर ज़्यादा बिलीव करता है, वो जो बोलेगा वही करेगा, और कश्मीर के लिए वो फील करता है, आज़ाद कश्मीर के लिए वो उसके इस तरीके के ख्यालात हैं। और बाकी जो फिल्म में होता है, फिर वो इंसिडेंट वो कैसे हाईजैक करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, वो सब है। ओके, सो IB71 शूट करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? विद्युत जामवाल आपके साथ थे, अनुपम खेर आपके साथ थे, तमाम यूनिट आपके साथ थी। कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज ये काइंड ऑफ आपकी डेब्यू फिल्म है, राइट? तो एक्सपीरियंस कैसा था? सेट पर माहौल कैसा था? मेरे लिए तो बहुत कीमती अहम फिल्म है ये, और किरदार भी और फिल्म भी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली दफ़ा मैं कश्मीर गया, यही इसी बात से मैं एक्साइटेड था कि कश्मीर जाऊंगा। तो सेट पे गए तो जिस तरीके से काम हुआ, जिस तरीके से जो स्क्रिप्ट थी उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए कैरेक्टर जैसे बनाया था, और विद्युत सर ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, क्योंकि मैं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे जो शूट था कश्मीर में ही डल लेक में, वो एक्शन सीक्वेंस था। अच्छा, ओके, फर्स्ट डे आपको जाके मार-धाड़ करनी है। ओके, सारे एक्टर्स रेस्ट मोड में हैं, मुझे जाते ही मतलब मार-धाड़ नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपका छोटा सा भी कुछ एक्शन सीक्वेंस है, आपको अगर जरा सा भी पंच करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, ये एक्शन सीक्वेंस जो होते हैं ये भी कोरियोग्राफ्ड होते हैं? yes, आपको पहले से यहाँ से पंच करना है, फिर तो आपको वो स्टेप्स भी याद रखने हैं। रिहर्स करना पड़ता है। एक दिन हमारी रिहर्सल हुई थी बाकायदा। अच्छा। उस दिन पूरा प्रॉपर जितना भी हमारा चंक सीक्वेंस है डल लेक वाला, उसको रिहर्स किया गया था। उसी दौरान मेरी पहली बार मुलाकात हुई विद्युत सर से, तो उन्हें लगा शायद कोई नया एक्टर है आया है, तो ऐसे ही नॉर्मल रहे, बिहेव करा। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, फिर मैंने पोइट्री भी उन्हें सुनाई, उन्होंने खुद पूछा कहाँ से हो, क्या क्या करा है, और बॉन्डिंग वो बनती चली गई, और वो भी इम्प्रेस होते चले गए कि हाँ
बंदे में कुछ है, दम है। दम है। तो फिर अच्छा रहा, मतलब माहौल हाँ, फुल ऑन। अच्छा ठीक है, अब ना मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ और आपके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ। कौन है फैज़ान, क्या उनकी हॉबीज़ हैं, कहाँ वो रहते हैं, बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ का है, और फिर ये उसके बाद बात करेंगे कि ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से पनपा। तो पहले अपने बारे में बताइए। फैज़ान, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी पैदाइश मेरी ननिहाल नानी घर हुई है शाहजहाँपुर यूपी में। अमूमन नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ फैमिली से। तो मैं पहले यमुना विहार भजनपुरे में मेरी जो परवरिश कह सकते हैं आप तरीके से, बचपना जो गुजरा है, मेरे करीबन 16 साल वहाँ गुजरे हैं। अच्छा। मैं वहीं रहा हूँ। तो वहाँ पर खेलना कूदना, स्कूल जाना, यही सब अमूमन रहा। कंचे उड़ा, बच्चे खेलना, पतंग उड़ाना, गुल्ली डंडा, ये सब मेरे फेवरेट गेम थे और अभी भी हैं। मैं लिखता भी हूँ थोड़ा बहुत, तो उसमें भी वही कहानियाँ हैं उसके इर्द गिर्द। सो ये है, मैं हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, एक छोटी एक बड़ी। मेरे घर में मम्मी पापा हैं, हम 5 लोगों की फैमिली है, जिसमें से एक की वेडिंग हो चुकी है और एक की होने वाली है। मैं लौटा हूँ। अच्छा, तो आपको फिर जब आपने ये सोचा कि कब सोचा कि पहले तो कि एक्टिंग करनी है? एक्टिंग के बारे में अगर कहा जाए तो थोड़ा मेरा बचकाना ख्याल था। क्या एक्चुअली मुझे पता नहीं था एक्टिंग होती क्या है। एक्टिंग सीखी भी जाती है और एक्टिंग का एक प्रोसेस भी है जाने का, काम करने का। और शुरुआत अगर हम इससे कहें कि मेरे फादर जो हैं बचपन में मुझे चुटकुले और पहेलियाँ सुनाया करते थे। अच्छा। तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाती थी। अच्छा। जब भी मैं अपने ननिहाल या स्कूल में हूँ, कहीं भी जाता तो उन्हें सुनाता था। तो लोग लुत्फ़ लेते थे, उसका एंटरटेनमेंट होता था। तो मुझे लगता था यार मैं कुछ अच्छा सा कर रहा हूँ, मुझे फील होता था कि पहेलियाँ पूछ रहा हूँ। और ख़ासकर मैं मिमिक्री करता था नॉर्मल लोगों की, किसी आर्टिस्ट या किसी एक्टर की कभी करी नहीं मैंने। नॉर्मल जैसे टीचर हैं या कोई गली में दादा हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, कोई भी गली के कैरेक्टर हैं या स्कूल के कैरेक्टर्स हैं, तो उनकी मिमिक्री करता था स्कूल में, ख़ानदान में ऑब्जर्व करके। तो अच्छा लगता था तो लोगों को, तो मुझे लगता था शायद ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके फिर मैं एंकरिंग देखता था, आयुष्मान खुराना, मनीष पॉल, इन लोगों की। तो मुझे लगता था शायद मैं एंकर बन सकता हूँ। फिर मैं रियलिटी शोज़ देखने लगा एट द एज ऑफ 15 और 16, वी चैनल, MTV और ये सब। तो मुझे लगा कि रोडीज़ में जाना है, वहाँ विनर बनना है, फिर बिग बॉस में जाना है, वहाँ विनर बनना है। ये बहुत इजी रास्ता है और आराम से हो सिनेमा जाएगा। में मेरी एंट्री हो जाएगी। लेकिन फिर किसी ने कहा कि एक ड्रामा स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके है, तो आप वहाँ जाइए। मैंने कहा अभी तो मैंने 12th स्टैंडर्ड अभी पास आउट करा है, अभी स्कूल से मुझे छुटकारा मिला है। जब मैम हेयर स्टाइल कुछ बनाता था तो मैम कहती थी कि अब स्कूल के बाद बनाना, ये अब ये फैशन यहाँ नहीं करना है, स्कूल के बाद करना। मैंने कहा ये फिर से स्कूल में डालना चाह रहे हैं। फिर मैं मंडी हाउस गया, वहाँ तो धक्के मार के निकाल देते हैं शायद स्टार्टिंग में ही कि आपको तो ग्रेजुएशन चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद आप थिएटर एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, फिर उसके बाद आप अप्लाई करिए, टेस्ट होगा, ऑडिशन होगा, तब हम सोचेंगे, तब आपको डिसाइड करेगा। तो मुझे तो पहले इसी बात से गुस्सा आ गया कि ग्रेजुएशन भी करके आऊँ, पहले स्कूल से छुटकारा मिला, इस स्कूल में पढ़ने के लिए 3 साल और पढ़ो, फिर पढ़ूं, फिर यहाँ 1 साल कहीं थिएटर करूं, फिर इनके पास आऊं, फिर मुंबई का मैं बुढ़ापे में जाऊंगा। फिर मैं 2013 में जब मैंने 12th कंप्लीट करी थी, अस्मिता थिएटर ग्रुप था, वो मैं बैठा हुआ था मंडी हाउस में ऐसे ही पता करने कि NSD में तो हो नहीं सकता, तो कहाँ करा जाए। और थिएटर की भी मेरे लिए दिमाग में सिर्फ जो इमेज थी वो ये थी कि रामलीला होती है और रोमियो जूलियट। अच्छा, सिर्फ तो दो मुझे प्लेस होते हैं। हाँ, रामलीला में बंदर का भी रोल दे रहे हैं, वानर का भी मैं कर लूँगा, जय श्री राम के नारे लगा दूंगा, मुझे बस सिखा दो और मैं 3 महीने सीख के जल्दी से मुंबई चला जाऊंगा एक्टर। 3 महीने सीख के मुझे मुंबई जाना है, दिमाग में था मेरे। तो मैं बैठा हुआ था मंडी हाउस में, BMC है एक जगह, रेस्टोरेंट, फूड मिलता है, थिएटर आर्टिस्ट खाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ बैठा हुआ था, एक आवाज़ आई, आओ नाटक देखो। वो मुझे कुछ सिमिलर साउंड लगी क्योंकि मैं एक 2012 में या 11 में मेरे फादर के फ्रेंड हैं, उनसे कुछ फाइल लेनी थी, तो मंडी हाउस ही आया था पहली दफ़ा। उस टाइम ही मुझे कुछ ग्लिम्स मिल गया था कि ये जो जगह है, लोग यहाँ नाटक कर रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहा है, लोग बैठे हुए हैं, आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, ये कुछ मेरा शायद माहौल है, शायद मैं इसमें जा सकता हूँ या जाना चाहिए, रच बस सकता हूँ। लेकिन मैंने इतना सोचा नहीं, बस ऐसा थोड़ा सा फील हुआ और मैं वापस चला गया। इस पे डेस्टिनी कहते हैं। जब तो आपको जैसे feel मुझे होता वो है ना, एकदम से साउंड सुनाई दी, आओ आओ नाटक देखो, तो मैं एकदम से SRC के ऑडिटोरियम में, अंडरग्राउंड जो है बेस पे, वहाँ गया। तो वहाँ देखा मैंने नाटक हो रहा है, मैं मेस्मराइज्ड हो गया उसे देख के। पहले नुक्कड़ नाटक देखा मैंने, फिर कॉल करी सर को, मेरे पास बैलेंस नहीं था, फ़ोन नहीं था, वो पैम्फलेट मुझे दिया गया, मैं घर गया, फिर मैंने मदर के फ़ोन से फ़ोन करा कि सर मुझे ऐसे ऐसे ज्वाइन करना है। तो उन्होंने कहा एक नाटक है हमारा, वो आ जाइए आप देखने। फिर वो नाटक देखने गया, रामकली,
करके, वो देख के मैं और मैस्मराइज हो गया कि तो फिर मैं अगले दिन से वो ज्वाइन कर लिया। फिर 2 साल मैंने वहाँ ट्रेनिंग करी। फिर उसके बाद क्षितिज थिएटर ग्रुप है, भारती शर्मा मैम है, वो रन करती हैं, फिर उसे ज्वाइन करा। उसके साथ ही साइमल्टेनियसली मोहित त्रिपाठी हैं, वो मॉर्निंग में बैच चलाते थे, तो वो ज्वाइन कर लिया। 2 साल मैंने वहाँ करा, 2 साल यहाँ करा, और 1 साल मैंने खुद इंडिपेंडेंट 2 नाटक करे, डायरेक्ट करे, लिखे और डायरेक्ट करे। तो ओके, अच्छा, फिर उसके बाद जब घर पे बताया कि अब तक तो एक्टिंग का कीड़ा काट चुका है, जी, जी। तो आप चूंकि इकलौते हैं और आपने बोला है कि उसके बाद घर वालों का ये नहीं रहा कि कहाँ कहाँ जाने का सोच रहे हो? घर वालों का family तो बहुत आज भी है, आज भी मेरी मदर सोचती है कि मैं कुछ कोर्स कर लूँ या कुछ भी कर लूँ मिडिल ये क्लास फैमिली एक्टिंग की के सोच अलावा। ही यही है कि हाँ। अगर आपने कुछ भी आर्ट फॉर्म चुना है जी, तो उनको ये है कि भाई कुछ एक सेफ्टी के लिए, बैकअप के लिए कुछ कर लो, बिल्कुल, है ना? तो उनकी इच्छा थी मेरी मदर की कि मैं डॉक्टर कुछ बनूं, जाऊं। साइंस साइड से मैंने 12 करी थी, तो इंजीनियर या डॉक्टर बनूं। पढ़ाकू बच्चे थे हाँ, मतलब? पढ़ाकू भी नहीं था, एवरेज था। जो साइंस साइड से 12th कर लेता है उसके लिए घर वाले, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सब ये सोचते हैं कि लड़का अच्छा है, इसको साइंस मिली हुई हाँ, है। आसपास मेरे जो कजिन्स थे या भाई थे, जितने भी पढ़ चुके थे, उनमें से किसी ने साइंस साइड ली नहीं थी। तो मैंने तो इसलिए ले ली थी कि मेरे दोस्त लोग ले रहे थे, फ्रेंड्स, तो मैंने कहा ये भी ले लेते हैं, चैलेंज है एक तरीके का। तो 68 या 72% मेरी आई थी उसमें। तो फिर मैंने एकदम से टर्न ओवर करके आर्ट ले ली, क्योंकि मुझे हुआ कि थिएटर करना है और मुझे पूरा टाइम देना है, तो ज़्यादा फोकस इसी पे रहे, इसलिए ऐसा स्ट्रीम लेते हैं इसमें एजुकेशन पे इतना ध्यान ना देना पड़े। लेकिन बाद में पता चला कि वो उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, थिएटर में ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो ये रहा। फैमिली का तो आज भी मदर चाहती है मैं कुछ और कर लूँ, क्योंकि 1 साल में एक फिल्म कर रहे हो आप, 6 महीने में, 8 महीने में, तो उन्हें लगता है तो वेस्ट कर रहे हो तुम। 21 में ऑडिशन हुआ था। 21 आपको वो मैसेज, आपने ऑडिशन क्लिप आपने 2020 में अक्टूबर में बना के भेजी? 2021 में अक्टूबर, नवंबर में लॉक हुआ, दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, 22 फैब में शूट स्टार्ट हुआ, 23 में रिलीज हुई। 23 में रिलीज हुई, तो भी 2 साल का जो प्रोसेस था, काफी लंबा प्रोसेस था। फिल्म का प्रोसेस काफी लंबा है। हाँ, अच्छा, फिर आपने थिएटर किया, फिर थिएटर करने के बाद आप मुंबई कब गए? आपने 2 साल वहाँ किया, 2 साल वहाँ किया, 1 साल इंडिपेंडेंट आपने किया, एंड देन आपका मुंबई कब जाना हुआ? मैं जब इंडिपेंडेंट कर रहा था 2017 में, तो उस दौरान मैं ऑडिशंस दे रहा था। 2014-15 से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था ऑडिशंस देना दिल्ली में। तो एक ऑडिशन, 2 ऑडिशन एक्चुअली मेरे क्रैक हुए एक साथ ही, दोनों एड्स थे। एक आइडिया का था, एक एशियन पेंट्स का था। एशियन पेंट्स का बजट अच्छा था, तो कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा आप ये करो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने पूछा बजट क्या चाहिए, मैंने कहा आप डिसाइड कर लो, मुझे नहीं पता। उस टाइम मैं इतना मासूम था कि बजट भी कोट करना होता नहीं पता था मुझे। मैं ही खुश था कि हाँ शूट करूँगा, फाइनली एक पहला काम तो मिले, स्क्रीन पे कैसा दिखूँगा। तो वो शूट था एशियन पेंट्स का। मैं मुंबई गया, पहली दफ़ा मुंबई गया, जो कि मुझे ये था, ख्वाहिश थी कि मैं पहली बार मुंबई जाऊँ तो काम के सिलसिले में ही जाऊँ। फ़्लाइट से, पहली बार फ़्लाइट से गया, पहली बार मुंबई गया, पहली बार महबूब स्टूडियो गया। तो ये सब पहली बार हो रहा था चीज़ें। फिर वो शूट करके 1 वीक में रहा भी वहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वहाँ पर पता चला कि नॉट फिट एक वर्ल्ड है, दुनिया है, जहाँ आप डोर नॉक करेंगे, सज धज के जाएंगे पसीने में पूछते हुए, तो आपको पता चलेगा कि आप फिट नहीं हैं, फिर दूसरे डोर पे जाएंगे। तो वो एक थोड़ा मुझे झटका लगा कि दिल्ली में ऐसा तो नहीं था कि दिल्ली में आप जाते थे ऑडिशन ले लेते थे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चाहे आप थोड़े नॉट फिट हों, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। तो वो मुझे एक चेतावनी मिल गई कि आप जब बच्चों आने वाले हो तो तैयार हो के आना, ये आपके साथ होगा। हाँ, तो मैं आ गया वापस, फिर थिएटर करने लगा। दिसंबर में मैंने एक फेस्टिवल में शाहजहाँपुर में ही, नानीगढ़ में, एक बंदर जो नाटक है मैंने लिखा था कहानी, उसको निर्देशित किया, जो कि कहानी संग्रह 2021 में प्रकाशित हुआ था, उसमें कहानी है। तो वो करके फिर मैं फैब 27 को मैं मुंबई रवाना हो गया, 2018 में परमानेंट। और फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद दिल्ली से इतर दुनिया देखी, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसे जाके ऑडिशंस देते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, वो सब भी बताइए। रहने के लिए तो आप कह सकते हैं जितना है हमारा न्यूज़ रूम है, इतना बड़ा रूम था, इसमें हम लोग 4-5 लोग रहते थे अनऑफिशियली। 3 लोग ऑफिशियली रहते थे और 5 लोग अनऑफिशियल रहते थे, क्योंकि उनमें से कोई दिवाली या ईद आ रही है या किसी को गांव जाना है, वो चला जाता था, उसकी जगह पे किसी और को रख लेते थे, रेंट डिवाइड हो जाता था, रहने के लिए 3 लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग रहते थे 1 साल 2 साल ऐसे ही रहे, जब तक कोरोना नहीं आया। फिर कोरोना के बाद चीज़ें बदलने लगी, लोग जाने लगे, रूम छोड़ने लगे, मैंने भी न्यू रूम में शिफ्ट हो गया। फिर दोबारा मैं दिल्ली आ गया वापस, 1 ईयर तक मैंने रेंट दिया, फिर दोबारा मुंबई गया जोश लेके कि चलो उम्मीद से कि अब काम करेंगे। फिर दोबारा सेकेंड वेव आ गई,
तो मैंने कहा सामान ले आते हैं, पहले कोरोना को जाने दो फिर हम जाएंगे। फिर हम जाएंगे। तो फिर आ गया मैं, फिर प्रोसेस चलता रहा, ऑडिशंस चलते रहे, कम रहे। फिर उसी दौरान मुझे IB71 मिल मतलब गया। कितने लगभग ऑडिशंस दिए होंगे अब तकरीबन? तक अब तक तो कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं, मतलब रिजेक्शन अच्छा खासा मिल जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। एक्टिंग मुझे लगता है अल्टीमेट है, अगर रिजेक्शन में आप कैटेगराइज करें किसी भी प्रोफेशन में। आप चूंकि आप गए हो, आप एक आउटसाइडर हो, आपको एक फिल्म मिली, आपने काम किया उस फिल्म में। आउटसाइडर्स के लिए मुंबई की दुनिया कितनी डिफरेंट है, जैसा कि लोग कहते हैं बाहर की वर्ल्ड में बैठ करके कि इनसाइडर्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत इजी है वो रास्ता लेना, बट आउटसाइडर्स के लिए मुश्किल है। अब विद्युत ने ये फिल्म बनाई है, वो भी एक आउटसाइडर ही है, उन्होंने भी अपने मकाम पे ही ये मकाम हासिल किया अपने दम पर। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ पर? आउटसाइडर मुश्किल तो है बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि काफ़ी वक्त लग जाता है। एक्चुअली मैं कहूँ मुश्किल तो गलत होगा। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में क्रेज़ है, अगर आप में पैशन है वो काम करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलती है, अगर आप सही रास्ते में सही तरीके से काम कर रहे हैं। टाइम लग जाता है आउटसाइडर के लिए, लेकिन जब वो टाइम कवर होता है, जब आपको काम मिलता है, तो एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू इनसाइडर। क्योंकि आज के दौर में आप देखते हैं, अगर कोई टैलेंटेड भी है और वो इनसाइडर है, तो उसको काम करने से पहले, आने से पहले ही क्रिटिसिज्म मिलने लगता है। और एक ऑन एन एवरेज एक्टर है, जस्ट बिकॉज ही इज़ एन आउटसाइडर, ही और शी इज़ एन आउटसाइडर, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। आप राइटिंग में भी इंटरेस्ट है आपका, आपने बुक्स लिखी हुई हैं, जैसा आपने बताया कि आपकी एक बुक बंदर भी है जो आपने, क्या 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 लिखना पसंद करते हैं और कितना अब तक लिख चुके हैं, आगे क्या लिखने वाले हैं? एक कविता संग्रह 2017 में प्रकाशित हुआ था, जो कि थोड़ी मुझे भूल लगती है अपनी, काफ़ी जल्दी मैंने प्रकाशित करवा दिया। 2017 में करा था, और वो एट द एज ऑफ 18 और 19 में जो आप स्टार्टिंग में पोइट्री लिखते हैं ना, कविताएं लड़कपन में, तो वो उसमें सब थी, तो मैंने भेज दी। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं था कि शायद प्रकाशित होंगी, लेकिन वो बाई चांस हो गई। और जब हो गई तो एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ, एक राइटर्स वर्ल्ड में घुसा, फेसबुक के थ्रू लोग बने। उस दौरान पे काफ़ी राइटर कम्युनिटी जो थी वो एक्टिव भी काफ़ी रहती थी फेसबुक पर, नया नया सब लोग। तो पढ़ता था, थिएटर टाइम से ही रूबरू था, प्ले राइटर से ज़्यादा था, लेकिन फिर कहानीकार जो हैं उनसे भी रूबरू हुआ, कविताएं जो लिखते हैं उनसे भी। तो एक जिम्मेदारी महसूस हुई, और जो मेरे कहानियाँ थी जो मुझे कहनी थी फिल्म के थ्रू, तो वो शॉर्ट स्टोरीज़ और कविताओं में वो निकलने लगी। फिर एक कहानी संग्रह मुकम्मल हुआ 2021 में बंदर नाम से, और एक और नावल है 3 साल से राजपाल एंड सन्स पे है, तो देखते हैं कब वो आता है। और बाकी काम तो है काफ़ी राइटिंग का, लेकिन वही निराशा हाथ ज़्यादा लगती है। तो जब आप अपना काम लेकर जाते हैं प्रकाशित करने के, प्रकाशित या नहीं लेके नहीं जाते हैं, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट कोई करता है तो मैं तो कहता हूँ आप कहें कि बहुत ख़राब आपने लिखा है, हम नहीं करेंगे प्रकाशित, तो मैं और अच्छा लिखूँगा। लेकिन जब आप रिप्लाई लेट करें, और आप रिप्लाई भी लेट नहीं करें, जैसे एक्सेप्ट कर लिया आपने पांडुलिपि, जैसे एक प्रकाशन है, उन्होंने मेरे एक्सेप्ट करके पांडुलिपि, इट्स अ नॉवल, हिंदी नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन ऑफ 10 स्टोरीज, तो 3 साल से उन्होंने एक्सेप्ट कर रखी है, लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं करी है। तो मैं इस उम्मीद में हूँ कि वो आए, तो मैं जो और नॉवेल्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, किसी का 2 चैप्टर हैं, किसी के 1 चैप्टर हैं, कोई एक कविता संग्रह है, तो उस पर मैं काम करूँ, ताकि परिपक्वता के साथ लिखा जा सके और उसके बाद लेकर आया जा सके ज़मीन पर। IB71 की अगर मैं बात करूं, तो कोई एक डायलॉग इस फिल्म का जो आप कैमरा पर बोलना चाहें? नहीं भी बोलना चाहे तो भी आप बोल सकते हैं कि नहीं बोलना चाहता, अदरवाइज बोल देंगे तो ज़्यादा छोटा सा है, वो बोल सकता हूँ शायद। एक सीन है, प्लानिंग का सीन है, तो उसमें बोलता हूँ, बांधू दिख दिख दिख, तो ये कश्मीरी एक्सेंट कैसे लेकर के आए? कश्मीरी एक्सेंट भी तो पकड़ना पड़ता होगा ना उसके लिए। उसके लिए मैं जब ऑडिशन क्रैक करा था, तो उस टाइम मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज थी, जश्न आज़ादी और इंशाल्लाह कश्मीर, अश्विन कुमार करके डायरेक्टर हैं, और एक अनक्रेडिटेड डॉक्यूमेंट्री है, तो ये दोनों को डॉक्यूमेंट्रीज मेरे पास थी, तो मैंने वो देखी, उसमें से एक्सेंट थोड़ा पकड़ने की कोशिश करी। लेकिन जब मैंने ऑडिशन क्रैक करा था, तो जब मैं अब देखता हूँ उसमें, तो पता चलता है कि वो कश्मीरी और अफ़गानी है, मिक्स है। लेकिन जब हम ऑन बोर्ड हुए, विशाल और मैं, तो हमारे साथ डायलेक्ट कोच थे जो कि कश्मीर से ही थे, हम उम्र थे, तो वो हमें ट्रेन करते रहते थे वाया जूम, तो हम स्क्रिप्ट
तैयार करते रहते थे। कैसे कैसे ट्रेन करते थे, क्या बोलते थे कि ऐसे बोलो ये शब्द को या इस हाँ, वर्ड को या अल्फाज इस लहजे जैसे को? आप है तो आफ आफ। आफ अच्छा। आफ बोलना है, तो वही था। कश्मीरी अच्छी खासी ऐसा लोग कह रहे हैं, और जो कोई एक्टर्स थे, जो मेरे डायलेक्ट कोच थे, और रिस्पांस जो मिला, अभी सक्सेस पार्टी मतलब सेलिब्रेशन पार्टी थी, उसमें हम लोग गए थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने प्रोत्साहन दिया, काम पसंद करा। जो बांधू बांधू बोला ना आपने, वो भी वही देख करके मुझे अचानक से लगा, वो काफी अच्छा था, एक्यूरेट था। कश्मीरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, तो ऑब्वियसली मुझे वो चीज़ थोड़ी अट्रैक्ट करी। अच्छा, आगे अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करूं, तो क्या कुछ है अभी आपकी पाइपलाइन पर है, या फिर कुछ अप्रोच किया गया है आपको, कुछ सोचा है करने के लिए एक्टिंग में? कुछ ऑडिशंस दिए हैं मैंने, वेब शो के हैं, एक आध फिल्म के हैं, लीड के भी हैं, प्राइमरी के भी हैं, और बस अभी ऑडिशंस ही दिए हैं। अभी कुछ एज सच शॉर्ट लिस्टिंग नहीं है, लॉक नहीं है। पहले प्रोसेस रहता है शॉर्ट लिस्ट का, फिर उसके बाद लॉक होते हैं, तो वो प्रोसेस है। बाकी अभी कोई फिल्म की तरफ से ऐसा सच कोई अप्रोच नहीं आया कि फिल्म देख के किसी ने डायरेक्ट अप्रोच करा। अच्छा, पर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि IB71 के बाद अब अपना टाइम आएगा वाला जोन कह आ सकते सकता है आपका, है इंशाल्लाह। ना? थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने IB71 के बारे में, अपने रोल के बारे में इतनी बात की, और IB71 अभी भी सिनेमा हॉल में लगी हुई है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जाइए, उस फिल्म को देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए, और फैजान को सोशल मीडिया के जरिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है वो फीडबैक का भूखा रहता है। एम आई राइट? बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।